कुछ लोगों के आसपास ना अजीब चीज़ें होने लग जाती है। ना तो वो किसी को प्रोवोक करते हैं, ना ही कुछ गलत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास हमेशा से कुछ अजीब सी एनर्जी होती है, कुछ कुछ डरावनी सी, कुछ भारी सी। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, लखनऊ के कॉलेज स्टूडेंट आरव की, जिसके आसपास हमेशा लोग या तो बीमार रहते या तो उनकी जान चले जाती। हे गाइस एंड व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। ये जो कहानी है ये खुद में इतनी डिप्रेसिंग और इतनी डरावनी है कि ये पूरी कहानी सुनोगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि कोई इंसान भला ऐसे कर्ज के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ कैसे रह सकता है। कोई इंसान आखिर इतना कैसे सह सकता है जितना आरव ने अपनी ज़िंदगी में सहा था। आरव एक 22 साल का लड़का, कॉलेज स्टूडेंट था और नेचर से एम्बीवर्ट था। एम्बीवर्ट वो होते हैं जो या तो लोगों के साथ ज़्यादा बातें करते हैं या तो एकदम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में। आरव से जो बातें करता था, आरव उनके साथ अच्छे से बातें करता था, खूब बातें करता था, लेकिन जो आरव के साथ बातें नहीं करता था, आरव उनके सामने आंख भी उठाकर नहीं देखता था। और इसमें आरव की गलती नहीं है, आरव का एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा रहा है कि वो लोगों से थोड़ा दूर रहना ही प्रेफर करता है। आरव के साथ जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको स्टोरी में, जो उसके साथ हो रही थी वो काफ़ी टाइम से हो रही थी, पर जब आरव बड़ा हुआ तब उसे चीज़ें समझ आने लगी। तब उसे समझ आया, इनफैक्ट ये कोइंसिडेंस कभी था ही नहीं। आरव जब 10th में था तो अपनी दादी के साथ अपने गाँव में रहता था, अपनी दादी के साथ रहकर ही पढ़ाई करता था। और उसके जो डैड होते थे वो लखनऊ में रहते थे। दरअसल दादी जी की इतनी तबीयत ख़राब रहती थी कि किसी को तो उनके साथ रखना था, तो आरव कहता था कि मैं ही दादी के साथ रहूँगा। तो आरव और दादी साथ में गांव में रहा करते थे और उसके डैड और उसकी मॉम लखनऊ में रहा करते थे। वैसे तो हर वीकेंड में जब भी लॉन्ग वीकेंड या छुट्टी पड़ती थी, आरव के मॉम डैड आरव के पास आ जाया करते थे। और कभी कभी जब स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी 1 महीने की या 15-20 दिनों की, तो आरव और उसकी दादी लखनऊ चला जाया करते थे और ऐसे ही इनका जीवन बीत रहा था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आरव की दादी की जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब थी और धीरे धीरे वो वर्स होने लगी थी और इसी वजह से आरव की दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के बाद आरव वैसे तो टूट चुका था और अब उसका गांव में रहने का भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो लखनऊ अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। आरव का पूरा बचपन बीमार लोगों के आसपास ही बीता था। जब वो 6th क्लास में था तो उसके दादाजी गुजर गए थे। अब कोई अननोन सी बीमारी थी, मतलब वो काफ़ी टाइम तक बीमार रहे और उसके बाद वो गुजर गए। उसके बाद अब उसकी दादी की ऐसी हालत हो गई। आरव को इतनी दवाइयों के बारे में पता चल चुका था कि अगर कोई नॉर्मल सी चीज़ हो, बुखार है, सर दर्द है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो आरव को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे बिना डिग्री करे भी कई सारी दवाइयों के बारे में खुद ब खुद पता चल चुका था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब आरव लखनऊ आ रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, जो कि सुनकर सबको बड़ा अजीब लगेगा। जब कोई नई जगह जा रहा होता है या फिर अपनी लाइफ का कोई नया फेज़ शुरू कर रहा होता है, तो या तो एक्साइटेड होता है या तो डरा हुआ होता है। एक्साइटेड, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा। डरा हुआ कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं यहाँ के लोग मुझे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, मेरे ऐसे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं एडजस्ट हो पाऊँगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आरव के दिमाग में ना तो डर था ना ही एक्साइटमेंट। वो बस विश कर रहा था। वो विश कर रहा था कि बस अब जो भी उसकी लाइफ में मिले उसको, वो बस बीमार ना हो, बस एक नॉर्मल हेल्दी हट्टा कट्टा इंसान हो, बीमार ना हो। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आरव कितना ज़्यादा यूज्ड टू हो चुका था इन चीज़ों के। उसे ऐसा लगता था वो जहाँ पे भी जाएगा उसके आसपास सिर्फ बीमार लोग ही होंगे। अब आरव लखनऊ पहुँच जाता है। आरव के पेरेंट्स जहाँ रहते थे उनके नेबर में एक फैमिली रहती थी जिन्होंने पेट्स पाल रखे थे। दरअसल उनकी जो बालकनी थी वो काफ़ी बड़ी थी और उसमें उन्होंने पूरा सेटअप बना के रखा था। कई प्रकार के वहाँ पे बर्ड्स रखे हुए थे, दो डॉग्स भी थे उनके और एक पर्शियन कैट भी थी। अब आरव जब भी अपनी बालकनी में जाता था तो बगल वाली बालकनी में देखता था जो बर्ड्स होते थे, कभी कभी डॉग्स भी वहाँ होते थे, कभी कभी कैट भी होती थी। तो जब उस बालकनी में देखता था ना, तो उसको लगता था जैसे वो सारे जानवर इसको घूर रहे हैं, मतलब घूर रहे हैं सीधा। आपने, मेरे को लगता कभी ध्यान भी दिया होगा कि कोई चिड़िया आपको देख रही है या नहीं देख रही। लेकिन आरव जब जाता था तो एकदम ऐसे बहुत अजीब से मूवमेंट के साथ बस उसे देखते रहते थे, जब तक या तो वो वहाँ से ना चले जाए या तो आरव वहाँ से ना चले जाए। तब तक वो बस आरव को घूरते रहेंगे, जैसे कि मानो कोई उन्हें बोल रहा हो कि देखो देखो उसको देखो, और वो सब बस ऐसे देख रहे हैं। आरव को पहले तो ऐसा अजीब नहीं लगा था, लेकिन उसे बर्ड्स का थोड़ा सा अजीब लगा था। लेकिन जानवरों का, डॉग्स का, कैट का, ये ना जब गांव में होता था तब भी वहाँ के जानवर आरव को ऐसे ही घूरते थे। वहाँ पे तो गाय भी होती थी, भैंस होती थी, बैल होते थे, वो भी जब आरव जाता था तो घूरते थे। और ना डॉग्स अचानक से भौंकने लग जाते थे आरव को देखकर। अब जो कैट होती थी वो एग्रेसिव हो जाती थी, यहाँ तक कि गाय और वो भी चिल्लाने लग जाते थे।
गांव वालों को लगता था कि आरव इनको पीटता है, मारता है या फिर इनके साथ मस्ती करता है, वरना कोई जानवर ऐसा, मतलब इतने शांत होते हैं जानवर, ऐसा क्यों करेंगे। आरव तो श्योर था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन वो किसको ही समझाए, कितना ही समझाए। जब एक बार होता है तो वो बोल सकता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, बट हर बार जब ऐसा होगा तो सामने वाला भी बोलेगा नहीं भाई तूने ही करा होगा, वरना ऐसा तो ये किसी के साथ नहीं करते। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और आता है मानव का बर्थडे। मानव जो बगल में पड़ोसी रहते थे उनका बेटा था, काइंड ऑफ आरव की ही एज का था। मानव का बर्थडे आता है तो मानव सबको इनवाइट करता है, आरव की फैमिली को भी करता है, आरव को भी करता है। अब आरव एक साइड एक्साइटेड तो था जाने के लिए, पर उसके अंदर डर था कि गांव की तरह यहाँ भी उसके घर के पेट्स अजीब ना बिहेव करने लग जाएं। लेकिन स्टिल दिल में एक होप लेकर आरव चला जाता है मानव की बर्थडे पार्टी में। पार्टी शुरू होती है, सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। आरव एक कॉर्नर में खड़ा था जूस लेकर, बस शांति से सबको देख रहा था। और जो मानव के घर में जो जानवर थे उनको उसके घर वालों ने छत में बंद करके रखा था ताकि वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अच्छा चल रहा था। केक कटिंग होती है और सब धीरे धीरे घर जाने लगते हैं। और तब एक बड़ी अजीब सी बात होती है। एक बर्ड केज जिसमें एक वाइट पीजन था अपने आप हिलने लगा। पहले हल्की सी वाइब्रेशन, फिर केज पूरा झूलने लगा जैसे कोई उसे ज़ोर से हिला रहा हो। लोगों ने पहले हवा समझा, पर हवा बिल्कुल भी वहाँ चल नहीं रही थी, और इतनी तो बिल्कुल भी नहीं कि वो जो बर्ड केज था वो जितनी ज़ोर से हिल रहा था। मानव के पापा दौड़ के जाते हैं और जो केज होता है उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब तक वो केज को पकड़ते हैं वो देखते हैं कि अंदर जो वाइट पीजन था वो मर चुका था, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर। मतलब अभी तक वो यामा फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो केज इतना हिल रहा है, और जब तक उन्होंने पकड़ा केज को उसकी डेथ हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो मानव के पापा होते हैं वो वहाँ पर माहौल को थोड़ा संभालते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। सब अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, जाने वाले धीरे धीरे जा भी रहे थे और जो रुके हुए थे वो थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। आरव भी एक कोने में खड़ा होकर अपना खा रहा था। तभी उसकी नज़र मानव की दादी पे पड़ती है। मानव की दादी पैरालाइज थी, वो हर वक्त व्हील चेयर पर रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। आरव को उन्हें देखकर अपनी दादी की याद आने लग जाती है। वो उनके पास जाने लग जाता है, थोड़ी दादी के साथ बात कर लूँगा, थोड़ा उनके साथ रह लूँगा तो अच्छा लगेगा ये सोचकर। पर जैसे ही वो उनके पास बढ़ता है पीछे से ना अचानक से डॉग्स आ जाते हैं और समझ नहीं आता वो कैसे आए। वो तो टेरेस में थे, पर वो आरव को देखकर भौंकने लग जाते हैं। डॉग्स भौंक रहे थे और जो वहाँ पे पर्शियन कैट थी वो दरवाजे को ना ऐसे स्क्रैच कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। आरव एकदम से घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद आरव और उसके फादर जब घर वापस आते हैं तो एक अजीब सी बात शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो पिंजरा पकड़ने गए थे, दरअसल मानव के पापा के साथ साथ आरव के पापा भी उस पिंजरे को, वो जो बर्ड केज था, जब वो बहुत ज़ोर से हिल रहा था तो उसको पकड़ने गए थे। तो आरव के पापा बताते हैं कि जब हमने उस केज को ऑलमोस्ट पकड़ने गए थे ना, तब मैंने ध्यान से देखा था कि जो उसके अंदर पीजन था उसकी गर्दन बड़ी अजीब तरीके से ट्विस्ट हुई थी, जैसे कि मान लो किसी भारी फोर्स ने उसकी गर्दन को पकड़ के मुड़ा दिया हो, इस टाइप से, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। और ये बात बहुत अजीब थी। खैर ये सारी बातों को भुलाकर अब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह आरव को एक न्यूज़ मिलती है। उसको पता चलता है कि पड़ोस में जो 2 डॉग्स थे और एक कैट थी, उनमें से वो पर्शियन कैट और एक डॉग, दोनों की मौत हो जाती है। आरव बालकनी में जाकर देखता है तो देखता है कि मानव और उसके पापा जो डॉग्स और जो कैट थी जिसकी डेथ हुई थी उनको ऐसे ज़मीन में गाड़ रहे थे। आगे जाकर एक खाली सा प्लॉट सा था, मतलब खाली सा था, वहाँ पर रेत वेत थी तो वहाँ पर उनको गाड़ रहे थे। आरव काफ़ी घबरा जाता है ये सब देखकर, क्योंकि उसने गाँव में भी ये सब देखा था और अब ये सब यहाँ पर भी शुरू हो चुका था। वो अपनी माँ के पास जाता है, उनको सारी बात तो नहीं बताता, बट ऐसा बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ तो है, मुझे फील होती है, मुझे सही नहीं लगता। आरव की मम्मी उसे शांत करवाती है, बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, मैं करती हूँ कुछ। आरव की मम्मी पंडित जी के पास जाती है, एक पास में मंदिर था वहाँ जाती है और वहाँ से एक ताबीज़ होता है वो लाकर आरव को बांध देती है। मम्मी को लगता है सब कुछ ठीक है। कभी कभी बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, मूवीज़ देख ली या सपना देख लिया तो थोड़ा सा डर उनके अंदर आ जाता है, और बस उसी डर को भगाने के लिए आप थोड़ा बहुत ये बोल दो कि मैं मंदिर गई थी, वहाँ से ताबीज़ ले आई, अब तो कुछ नहीं होगा। उनको मेंटली ऐसा बोल दो कि अब कुछ नहीं होगा तो मान जाते हैं। तो आरव की मम्मी को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उस ताबीज़ को पहनने के बाद न जाने क्या होता है। अगले ही दिन आरव की मम्मी, आरव ये सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तभी आरव की मम्मी को खून की उल्टियाँ होने लग जाती है।
आरव के पापा जल्दी से आरव की मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ एडमिट करा जाता है। डॉक्टर्स उनको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही होती। आरव की मम्मी की हेल्थ भी काफ़ी डाउन होने लग जाती है, उनकी सडनली बहुत तबीयत ख़राब होने लग जाती है। आरव की फैमिली का ख्याल रखने के लिए अब वहाँ पे उनकी नानी भी आ जाती है। आरव की नानी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन थी। शुरुआत में तो सबको लगता है कि आरव की मम्मी की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो गई होगी, लेकिन दिन ब दिन उसकी मम्मी की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। और एक समय तो ऐसा भी आ गया जब उसकी माँ ने आरव को, आरव के पापा को, इनफैक्ट अपनी मम्मी आरव की नानी को भी पहचानने से मना कर दिया। आरव को ये सब नया नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ ये सब एक बार फ्लैशबैक में हो चुका था, और जिसका अंदाज़ा उसे था कि इसका अंत कैसा होगा। इसी वजह से आरव काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता था, हर वक्त अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा रहता। एक बार आरव अपने रूम में बैठकर रो रहा था। उसकी नानी वहाँ पर आ जाती है, आरव को संभालने की कोशिश करती है, बोलती है कि अरे बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आरव रोते रोते बोलता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी माँ भी मेरी दादी की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। नानी को बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है क्या। तो आरव अपनी नानी को बताता है। काफ़ी समय पहले की बात है, जब वो अपने गाँव में अपनी दादी के साथ सो रहा था, तब उसे एक बेहद भयानक सपना आया था, जिसमें उसने खुद को आग में जलता हुआ देखा था। सामने कोई अजीब सी औरत खड़ी होकर हंस रही थी। और सिर्फ यही नहीं, आरव जब सुबह उठता है तो जागकर देखता है कि उसकी बॉडी में ना बिल्कुल जलन जैसा फील हो रहा था। और जब वो ऐसे कपड़े हटाकर देखता है तो उसकी बॉडी में कुछ जलने जैसे निशान भी थे। और वो अपनी दादी को ये सारी बातें बता देता है। उसकी दादी तुरंत मंदिर जाती है और वहाँ से एक ताबीज़ बनाकर आरव के लिए लेकर आती है। और जैसे आरव उस ताबीज़ को पहनता है, दादी को भी अचानक से खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद से दादी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। और फिर अंत दादी की मौत के साथ होता है। आरव ने नानी को वो सारी चीज़ें भी बताई कि कैसे उसके आसपास के जानवर मर जाते हैं, कोई रिलेटिव उसके घर आता है तो एकदम सडनली बीमार पड़ जाता है। आरव की बात सुनकर नानी समझ गई थी कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। वो तुरंत आरव को लेकर एक जाने माने पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी ने आरव को देखते ही आंखें बंद कर ली, और कुछ सेकंड्स के बाद पंडित जी बताते हैं कि ये बच्चा एक अधूरी क्रिया का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से इसका सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इसका पूरा जीवन बंध चुका है। नानी जी को कुछ समझ नहीं आता, बोलते हैं कि क्या मतलब है इसका, क्या क्रिया, क्या जीवन बंधना, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, थोड़ा ढंग से बताएं। पंडित जी आरव के सामने आकर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर कुछ तो मंत्र करके ऐसे डालते हैं, और आरव को बोलते हैं कि याद कर और बता मुझे कि तेरे साथ क्या हुआ था। पहले तो आरव बोलता है कि क्या याद करना है, मुझे कुछ पता नहीं। बट जैसे पंडित जी उस राख को आरव के ऊपर फिर से फेंकते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो आरव हिप्नोटाइज्ड हो गया है। एकदम चुप हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। आरव बताता है कि जब मैं 6 साल का था, तब उसके गाँव के पास, उसके घर के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था। सब उसको काका शास्त्री कहते थे। लोगों का मानना था कि ये जो काका शास्त्री है ये तंत्र मंत्र करता है। लेकिन आरव तब छोटा था, उसके दोस्त तब छोटे थे, और उन सब के लिए ये सब सिर्फ मैजिक ट्रिक्स होती थी। एक शाम की बात है, आरव और उसके दोस्त ऐसे ही यहाँ वहाँ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे या कुछ तो खेल रहे थे, और वो ऐसे खेलते खेलते मंदिर के पीछे चले जाते हैं। जब मंदिर के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर वो शास्त्री भी था, और वो कुछ तो कर रहा था। उसने एक गोला बना के रखा था और गोले के एकदम साइड में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। आरव वहाँ पहुँचकर उस काका से पूछता है कि काका आप यहाँ क्या कर रहे हो। काका शास्त्री मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे हम एक आत्मा से बात कर रहे हैं। आरव को लगा कि वो कोई मैजिक ट्रिक है। आरव बोलता है कि आप मेरे को भी ऐसे बात करवाओगे क्या। तो जो काका शास्त्री होता है वो आरव को एक लकड़ी पकड़ाता है, उस लकड़ी में तेल लगा हुआ था, और बोलता है कि तू एक काम कर, इस गोले के अंदर खड़ा रह, और जब तक मैं कुछ बोलूँ नहीं बाहर मत आना। और फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू करे। लेकिन आरव को इस घटना के बाद का कुछ भी याद नहीं। जब उसकी अगले दिन आंखें खुली थी तो अपनी दादी जी के साथ अपने घर में था। दादी ने बताया कि काका शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। आरव उस समय पर काफ़ी छोटा था, उसने इन सारी बातों को इग्नोर करा और अपना खेलने चल दिया। पंडित जी ये सारी बातें सुन रहे थे, आरव जो बता रहा था। इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि उस दिन जो काका शास्त्री तुम पर रिचुअल कर रहा था ना, वो आत्मा बंधन था, लेकिन वो रिचुअल अधूरा रह गया। और जब पूजा अधूरी रह जाती है तो बुलाई हुई आत्मा कहीं नहीं जा पाती, और इसीलिए उसने तुझ में अपना मार्क बना लिया, तुझ में ही अपना घर बना लिया।
वो हमेशा से तेरे साथ ही रहती है। उसने आरव को तो कभी कुछ नहीं करा, मगर कोई भी इंसान जिसे उसका एहसास हो जाता, वो महसूस होने लग जाती, या फिर कोई भी इंसान जो उस आत्मा को आरव से दूर करने की कोशिश करता, वो उसको हार्म करती, और इतना हार्म करती कि सामने वाले की मौत हो जाती। और इसीलिए आरव की मम्मी का भी ऐसा ही हाल हुआ। उन्होंने तो बस एक ताबीज़ समझकर आरव को दिया, पर जब उन्होंने वो ताबीज़ दिया तो वो जो आत्मा थी उसको ये बात पसंद नहीं आई, और तब उसने इसकी मम्मी के साथ ऐसा करा। पंडित जी तुरंत आरव के गले से वो ताबीज़ निकाल देते हैं जो उसकी माँ ने पहनाया था, ताकि उसकी माँ की थोड़ी हालत सही हो सके। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ताबीज़ निकालने के बाद उसकी माँ की हालत कैसे सही होगी, और यही सवाल मैंने आरव से भी पूछा था। और तब आरव ने बताया कि दरअसल किसी की जब डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है, तो उसके द्वारा की गई पूजा या पूजा पाठ का जो सामान होता है उसको लोग उतार देते हैं। जैसे जब दादी की डेथ हुई थी तो जो ताबीज़ आरव ने पहना हुआ था उसको उतार दिया गया था, और शायद ये जो ताबीज़ अभी उसके गले में था, अगर ये उसके गले में ही रहता तो माँ की डेथ होना कहीं ना कहीं पक्का थी, ताकि ये ताबीज़ उतर सके। बट अब जब वो ताबीज़ गले से उतर गया है तो शायद अब माँ को इतना हार्म नहीं होगा। इसके बाद पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा करवाई, जिसके बाद उन्होंने आरव की नानी से कहा कि इसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने बस बालाजी महाराज में एक हवन करवाया, और हर साल कामाख्या और बालाजी के दर्शन करने के लिए आरव से बोला। समय के साथ आरव की मम्मी की हालत भी ठीक हो गई, और आज भी आरव कामाख्या और बालाजी के दर्शन करने जाता है। आरव का बताना है कि आज भी वो एंटिटी उसके साथ ही रहती है। आज भी अगर कोई उसको हटाने की कोशिश करेगा तो शायद वो फिर से उसको हार्म करेगी, लेकिन अब जब कोई उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो तब से उसके घर में सब कुछ ठीक है। उसकी मम्मी भी एकदम फिट एंड फाइन हो चुकी है, ऑल्दो उसके पूरे घर को अब पता है कि आरव के साथ क्या हुआ था, और उसके साथ एक एंटिटी जुड़ी है। बट कोई भी कहीं ना कहीं उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। पहली बात, पंडित जी ने मना करा है, बोला है कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वो इस कदर इससे अट्रैक्ट हो चुकी है, बचपन से ही आरव उस एनर्जी के साथ बड़ा हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने हद तक इसके साथ चिपक गई है, और इसको हटाना इतना आसान नहीं है। अगर वो जाएगी तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाएगी, और ये एक चीज़ हो गई जिसपे आरव को खतरा है, और दूसरी साइड कोई अगर इसको हटाने की कोशिश करेगा तो उसको तो खतरा है ही, जैसे उसकी दादी के साथ हुआ, जैसे उसके माँ के साथ होने वाला था। और इसी कारण आज तक आरव वैसा ही जी रहा है जैसा वो जीता आया है। आज के टाइम में भी आरव का कोई दोस्त नहीं है। कोई अगर दोस्ती करने आता भी है तो आरव खुद वहाँ से चला जाता है। आरव किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं करता, क्योंकि इसलिए नहीं कि उसे करनी नहीं है, उसे बहुत ज़रूरत है। वो चाहता है कि उसके दोस्त हो, वो खेलने जाए, कुछ भी वो घर से बाहर निकले, दोस्त सब चाहते हैं ना, ये चीज़ तो सभी चाहते हैं। बोलने को होता है कि मुझे अकेला पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके दोस्त बनते हैं तो लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। और आरव भी यही चाहता है, लेकिन शायद आरव के पास कोई चॉइस नहीं है। आरव एक ऐसी चीज़ के साथ बंध चुका है जो कि आरव को किसी और के साथ रहने ही नहीं देती। आरव का बताना है कि वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, उसके मॉम डैड तो कोशिश वो करेंगे, वो ढूंढेंगे रास्ते, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेक में रहेगा, क्या क्या रिस्क में रहेगा, वो सब चीज़ें देखकर ये सब करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं ये लोग। तो शायद अभी अगले 1-2 साल तक तो आरव को ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये थी दोस्तों आरव की कहानी, और ये कितनी ज़्यादा सैड, डिप्रेसिंग और लोनली टाइप की कहानी आप सबको पता लग गया होगा, जहाँ पे एक इंसान चाह कर भी अपने दोस्त नहीं बना पा रहा, उसे ज़िंदगी भर अकेला जीना पड़ रहा है। पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? एक तो होता है कि आपके दोस्त नहीं बन रहे, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आपके दोस्त नहीं बन पा रहे। दैट्स सैड, बहुत सैड। बट उससे ज़्यादा सैड होता है जब सामने वाला आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, आप भी चाह रहे हो, लेकिन आप बस एक मुखौटा लेके उसे मना कर दे रहे हो, एक झूठ बोल दे रहे हो कि मुझे तो तुम साथ चाहिए ही नहीं। वो ज़्यादा सैड होता है, और शायद ज़्यादा हार्ड भी। और यही अभी आरव के साथ हो रहा है। आई होप कि आरव जल्दी इन सारी चीज़ों से रिकवर कर सके, और उसको आगे चल के बहुत सारे दोस्त मिले यार, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ये स्ट्रेस के वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू आरव फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।